बात जब बिहार की राजनीति की हो तो सियासत को हमेशा गर्म ही देखा गया है। अभी उपचुनाव ख़त्म हो चुका है बिहार में, जो 2024 में सेमीफाइनल माने जाने वाला जो उपचुनाव था वो ख़त्म हो चुका है। और उपचुनाव ख़त्म होते ही अभी एमएलसी का जो है कि एमएलसी के जो कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं जेडीयू के तरफ से अभिषेक झा। चलिए इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, उपचुनाव खत्म अभी हो चुका है, एमएलसी के लिए कैंडिडेट जेडीयू से जो है अभिषेक झा खड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है वो खड़े हों जी, और लोकतंत्र में तो एक स्वस्थ राजनीति के नाते लड़ाई राजनीति लड़नी चाहिए। हम लड़ रहे हैं वहाँ पे, और हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि तुरंत जो है जो चुनाव है वो राष्ट्रीय जनता दल से हो। जी सर, एग्ज़ाम की प्रक्रिया जब बात करें, कोई भी भारत का या कोई भी राज्य का एग्ज़ाम हो, उसमें यदि वो पुलिस का एग्ज़ाम हो तो पहले प्री या रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर फिजिकल कराते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। अभी बच्चों का मानना है एनसीएल को लेकर और ईडब्ल्यूएस को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पहले रिटन दीजिए, रिटन देने के बाद फिजिकल निकालिए, और फिजिकल निकालने के बाद धरना प्रदर्शन कीजिए, करके दिखाइए सरकार को, तब बनेगी मेरिट लिस्ट। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ आपको समझना है जी। सबसे पहले बिहार में कोई भी पता चलता है कि पेपर होने वाले हैं और वो पेपर में एग्जाम बच्चे देने बैठते हैं और फिर पता चलता है पेपर लीक हो जाता है जी। तो पता चलता है कि कुछ 100 रुपए के फॉर्म से हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के जो मुखिया हैं, डबल इंजन पार्टी की सरकार है, ये दोनों फिर उसको रद्द करने के बाद कमा लेते हैं जी। और ये लगातार ये चलन चल रहा है, और आप कोई भी चीज़ सही पैमाने पे क्लियरिटी के साथ उसको नहीं करते हैं। लड़का ये सब करने के बाद, जिस तरीके का आपने बताया, उसके बाद भी अगर अपने नौकरी को आश्वस्त करने के लिए धरने पे बैठता है, तो कहीं ना कहीं से बिहार के लिए ये बदनुमा धब्बा है, और इससे बड़ा कलंकित कृत्य डबल इंजन की सरकार में कुछ नहीं हो सकता है। दो सरकार मिलकर एक राज्य को चला रही है, फिर भी एक छोटा सा बहाली देने में, भर्ती देने में सरकार को परेशानी हो रही है। देखिए, सबका विजन जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल का विजन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का विजन नहीं होता। जो इस गरीब प्रदेश के नौजवान बच्चों को जो उन्होंने सपने दिखाए, उस सपने को जमीन पे उन्होंने उतारा 5 लाख नियुक्ति पत्र देके इस 17 महीने की सरकार में। और जितने भी ऐतिहासिक काम हुए, मैं आपको क्लियरिटी के साथ कह देता हूँ, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, जातीय जनगणना की बात हो, नियुक्ति पत्र की बात हो, आरक्षण बढ़ा के 65% करने की बात हो, नौकरी में मेडल लाओ, नौकरी पाओ की बात हो, ये सब ऐतिहासिक काम जो है ना, पूरे देश में अगर बिहार राज्य में हुआ तो महागठबंधन की सरकार में हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये 19 सालों से ये जो चल रही है, जिसको आप सुशासन की सरकार कहते हैं, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये मैं नहीं कहता, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम अगर किसी की आय है पूरे देश में तो वो बिहार वासियों की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सबसे पिछड़ा हुआ राज्य जो है आपकी सुशासन की सरकार में हुआ है। 125 लाख के करोड़ के पैकेज कहाँ गए? 56,000 लाख करोड़ के पैकेज कहाँ चले गए? क्या आपने डबल इंजन की सरकार, महानुभाव, आप दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्री मिलकर ये सारा पैसा क्या बंदर बांट कर लेते हैं? सवाल ये है जी। साफ तौर पर नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले कोई घर के बाहर नहीं निकलता था। कितना मानते हैं इस बात को? उनको एनसीआरबी का डेटा पढ़ना चाहिए जी। उनको, उनके मंत्रियों को, इन सारे, और उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी को एनसीआरबी का डेटा पढ़ना चाहिए जी। जो 1990 से लेकर 2005 और 2005 से जब हमने आपको बिहार की सत्ता सौंपी, तब से एनसीआरबी का डेटा क्या बताता है? 1 लाख के पहले 120 और 25 क्राइम हुआ करते थे किसी भी क्षेत्र में। अभी कितना है? 275 से 285, यानी सीधा 3 गुना। उसके बाद भी आप हमको आईना दिखाते हैं, बड़ी दावा कर रहे हैं। एकदम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भारत सरकार के डेटा पे, मैं एनसीआरबी के डेटे को बता रहा हूं। और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो एनसीआरबी के डेटे को लेके आए और हमको झूठा साबित करते हैं।
डायरेक्ट जेडीयू को चैलेंज करना मैं है। एकदम चैलेंज कर रहा हूँ ना। एनसीआरबी का डेटा राष्ट्रीय जनता दल का डेटा थोड़ी होता है, भारत सरकार का डेटा जी। होता है। और भारत सरकार कहती है कि 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है, जी चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, जी करप्शन हो, हर चीजों में बढ़ा हुआ है। जी। और नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती थी ना, जी खुद पानी पी के कहते थे नीरज कुमार जी और प्रदेश के माननीय मुखिया जी जी कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो क्या हुआ? वो चीजें क्या हुआ? टाए टाए फिश क्यों हो गए? ये क्या है? पैकेज से खुश हो गए? इससे पहले भी 125 लाख करोड़ के पैकेज मिले, वो पैकेज कहाँ गए? जी। ये इतने बड़े बड़े पैकेज के दावा करने वाले डबल इंजन की सरकार, बताइए कि बिहार मजदूर, पलायन, गरीब हर चीजों में पीछे जी। क्यों है? आपको सवाल ये बनता है। लेकिन ये क्या करेंगे? बहुत बिहार चला गया आगे, और भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हर चीज़ों में पीछे चला गया। तो इनको बड़ी बड़ी बातें करने हैं, बड़े बड़े दावे करने हैं, लिफाफे के अंदर कुछ नहीं है, खोखला है इनका चरित्र। साफ तौर पर कह रहे हैं कि विजन लेस सरकार है, ये कहना है आपका? पूरी तरह से आप बिहार की बात करते हैं, 19 सालों से आप बैठे हैं, जी। शासन और सत्ता में बैठे हैं। जी। हम आपसे सवाल करते हैं कि आप कहते हैं सुशासन की सरकार, जी। बिहार बेहतर, लेकिन उसके बाद हर तरह का रिपोर्ट कहता है कि बिहार पीछे। जी। तो ये बताइए ना, ये राष्ट्रीय जनता दल का थोड़ी रिपोर्ट है, ये जी। तो भारत सरकार का रिपोर्ट है। उसके बाद भी जी। हम जानते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जी। क्योंकि आपको संगति का असर जी। है, और संगति है भारतीय जनता पार्टी जी। का। आप आरएसएस के गोद में बैठे हैं, जी। आप बंच ऑफ थॉट के मानने वालों के साथ बैठे हैं, जी। इसलिए आपके चरित्र में झूठ बोलने का ये जो हुनर है ना, वो पैदा हो गया है। चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा, जब हमने एमएलसी जेडीयू के एमएलसी से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब हमने सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता हैं या फिर एनडीए गठबंधन जो है वो कह रही है कि राजद को इतनी बड़ी पार्टी है, राजद को 10 सीट पर ही समेट देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। साफ तौर पर उनका कहना हमारे सामने आया कि वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, जब एनडीए कह रही है तो उसको समेट देंगे 10। एकदम लोकतंत्र में आप अपनी बात कह सकते हैं, जी। संवैधानिक तरीके से आपको आज़ादी है, और आप जी। सपना भी देख सकते हैं। आपके सपने को हम नहीं छीन सकते जी। हैं। बिहार का कम से कम जनता के जनादेश को तो मान लेते हैं। जी। बिहार के जनता ने जनादेश दिया 2 बार, राष्ट्रीय जी। जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। लेकिन क्या करिएगा, इनका तो आदत इनकी तो ये हो गई है, संस्कृति तो है नहीं इनके जी। अंदर, झूठ बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, जी। और उसी झूठ के साथ कहते हैं ये अपने साथ 43 सीट वालों को लेके बैठते हैं। हमको पता जी। है उनकी बेचैनी, जी। हमको उनकी बेचैनी इसलिए पता है, हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई सीएम कैंडिडेट नहीं हुआ, जी। कोई चेहरा नहीं हुआ, जी। कोई दूल्हा नहीं हुआ। जी। बैसाखी के सहारे 43 सीट वालों के साथ उनको बैठना पड़ रहा है। तो सपने देखे, सपने का अधिकार किसने छीना है? सपना देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे हमारे बीच। साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं जेडीयू पर, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार पर सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए, निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जब हमने उनसे सवाल करी 2005 के बारे में कि जब नीतीश कुमार कहते थे कि 2005 से पहले कोई बाहर निकलता था, तो कहते हुए नजर आए हैं कि जो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये राजद का ही नहीं कहना है, ये इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट जारी किया जाता है इन मामलों को लेकर, उसको भी हम आपको दिखाने को तैयार हैं। और जो भी हमारे समक्ष चीज़ है वो हम आपको दिखाएंगे, आईना दिखाने का भी काम करेंगे। एनडीए गठबंधन को हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और जो उनके द्वारा एमएलसी द्वारा कहा गया था कि 10 सीट में ही समझ दिया जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपनी बात को प्रकट करने का। तब तक के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।